ये लर्निंग टीचिंग पेपर में आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, पियाजे का कंसेप्ट, एंड इस बार भी आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर के लिए बोल रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में भी ऑलरेडी पढ़े हो, सेकंड सेमेस्टर में भी आप लोग पढ़ रहे हो। सो कॉग्निटिव मीन्स होता है नॉलेज के बेस्ड और नॉलेज डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए एक साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, वो कौन सा साइकोलॉजिस्ट है, दैट इज पियाजे। ठीक है, कॉग्निटिव से रिलेटेड वर्ड्स को पहले समझो। कॉग्निटिव रिलेटेड वर्ड्स होता है जस्ट लाइक एनालिसिस, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनी टाइप ऑफ लर्निंग, थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब जितना भी डिटेल थिंकिंग हो गया, जिस प्रोसेस से हम लोग प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे सकते हैं, जिस प्रोसेस से हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाते हैं ना, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के विद। तो पियाजे एक पर्सन है जो कि आप बोल सकते हो कि जितने भी अपने ये लर्निंग टीचिंग और एजुकेशनलिस्ट हैं उनमें से एक है पियाजे। एंड पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया था, थ्योरी दिया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन अबाउट द इंट्रो, आफ्टर दैट मीनिंग ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव वर्ड कहाँ से आया है वो भी तो लिखना पड़ेगा। सो कॉग्निटिव वर्ड, द टर्म कॉग्निशन, कॉग्निशन देखो, रिकॉग्निशन, कॉग्निशन, किसी को याद करना या फिर आइडेंटिफाई करना, उसके लिए भी आपके दिमाग में कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉलेज होना चाहिए। सो इसलिए नॉलेज रिलेटेड चीज़ों को हमने कॉग्निशन या फिर कॉग्निटिव पॉइंट्स पे रखा है। द टर्म कॉग्निशन और कॉग्निटिव, ये टर्म कहाँ से आया है ना, हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म। ये टर्म डिराइव्ड हुआ है लैटिन से, एंड लैटिन में बोला गया है कॉग्नोसियर, कॉग्नोशियर, ठीक है, विच मीन्स टू नो, किसी चीज़ को जानना। अब डायग्रामेटिक बेस करना, मार्क्स अच्छे आएंगे, बार बार बोल रही हूँ, क्लास में भी रिपीट की थी। ओके, अभी देखो पियाजे कौन है, आपको स्विस साइकोलॉजिस्ट याद कर दो कि स्विस साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, जीन पियाजे स्विस साइकोलॉजिस्ट है एंड नोन फॉर हिज वर्क ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारा वर्क किया हुआ था। ठीक है, अगर आपको उनका बर्थ एंड डेथ पीरियड याद नहीं है तो स्किप इट, डोंट वरी, आपको मेन पॉइंट्स लिखना पड़ेगा कि पियाजे ने क्या किया था ना। पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है एंड मेनी वर्क्स परफॉर्म बाय हिम ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, ऐसे आप मेंशन करेंगे। पियाजे ने और क्या किया था ना, पियाजे ने जो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के साथ मिक्स किया, मतलब एपिस्टेमोलॉजिकल प्लस कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ज्वाइन करके उन्होंने जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी बना लिया। ठीक है, इतना एनफ है। अभी चलो, पियाजेस की जो थ्योरी है कॉग्निटिव थ्योरी, ये दो वे से हम लोग पढ़ सकते हैं। कॉग्निशन एज ए सोशल प्रोसेस, कॉग्निशन एज ए थॉट प्रोसेस। सोशल प्रोसेस मतलब नॉलेज वी गेट फ्रॉम द सोसाइटी। एक लाइन पे मैंने बोला कि चाइल्ड सराउंड बाय एनवायरमेंट और चाइल्ड सेट्स इन द एनवायरमेंट वेयर हैज़ बीन डेवलप्ड सोशली, जहाँ पे बच्चा ग्रो करता है सोशली, सोसाइटी के विद इन जब हम लोग रहते हैं तो हमारा सारे पॉइंट्स कैसे ग्रो करते हैं ना, सोसाइटी के जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट से हम लोग नॉलेज को गेन करते हैं। सो दैट यहाँ पे हो गया ये सोशल प्रोसेस। जब मैं बोलूँ ये थॉट प्रोसेस है, मतलब एक इंडिविजुअल खुद से सोच रहा है, एक इंडिविजुअल खुद से सोच रहा है, दैट इज कॉल्ड द थॉट प्रोसेस। देखो, इट इंक्लूड्स द रिमेंबरिंग, किसी चीज़ को याद करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, डिसीजन मेकिंग करना। ये कब होता है ना, ये चीज़ चाइल्डहुड टू एडल्टहुड में आप जब जाते हो, जब छोटे थे तब से लेके बड़े तक धीरे 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 ये चीज़ें आपके डेवलप होता है, एंड इट इज़ इंडिविजुअल बेस्ड, ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ आया, क्लियर हो, यस और नो, फटाफट बोलो, क्विक बोलो, आ गया, यस और नो, बोलो। ओके ओके ओके, चलो। अभी देखो स्टेजेस, अभी मैंने थ्योरी मेंशन ही नहीं किया था, अभी तक इंट्रो ही चल रहा था। इंट्रो में हमने मेंशन किया, फर्स्ट देखो मैं रिकॉल करवा रही हूँ, पूरा लिखना नहीं है, 8-9 पेज आपको मेंशन नहीं करना है, आपको 6 पेज ही लिखना है विद डायग्राम एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो पॉइंट वाइज हो, बेटर रहेगा आपके लिए, एंड पॉइंट्स को समझने को ट्राई करो। मैंने बहुत बार आपको शॉर्टकट मेंशन किया है कि ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, एंड ये थ्योरी पब्लिश कब हुआ था, 1952 में। तो Piaget's theory was first developed in 1952. It was based on the child knowledge. बच्चों का child knowledge बोल सकते हो, child psychology भी बोल सकते हो, and basic unit of knowledge क्या है? Basic unit of knowledge is the schema. ठीक है, हमारे पास कितने स्टेजेस हैं ना, ऑलमोस्ट हमारे पास 4 स्टेजेस हैं। मैं यहाँ से आपको सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने का
टेक्निक बताती हूँ। द फर्स्ट स्टेज इज सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर स्टेज को अपने अकॉर्डिंग इन्फेंसी पीरियड में हमने डाला है। तो इन्फेंसी पीरियड मतलब देखो यहाँ पे 4 पॉइंट्स तो आप खुद ही निकाल लोगे। इन्फेंसी पीरियड है, छोटे बच्चे हैं बच्चे, ठीक है? बच्चे जो भी है छोटे बच्चे हैं। तो इस स्टेज में बच्चों को बोलना नहीं आता है क्योंकि 0 to 2 ईयर्स के हैं। सो सोचो, थिंक अबाउट दैट कि हाउ they informed us they are hungry, they feel alone, they are just like upset or they need something. कैसे वो इन्फॉर्म करेंगे? बिकॉज द फर्स्ट स्टेज नेम इज सेंसोरी मोटर। तो किसका यूज करेंगे बताओ फटाफट, किसका यूज करेंगे? सेंसर में। ओके, सेंसर। देखो, अभी मैं आपको और भी चीज़ें याद करवाती हूँ। स्टेजेस का नाम याद कर लो, उसी से आपके पॉइंट्स मिल जाएँगे, आपको ज़्यादा पियाजे के बारे में पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। सेंसोरी मोटर, हियर वी हैव 2 वर्ड्स, सेंसोरी प्लस मोटर। सेंसोरी कहाँ पे रहेगा? सेंसोरी सेल्स होते हैं। सेंसोरी सेल्स प्रेज़ेंट ओवर द सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन मतलब आपके मेजर पार्ट्स स्किन, आई, टंग, ईयर, नोज़, ठीक है? एंड इससे हम लोग रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशंस को, आउटर इन्फॉर्मेशन को। मुझे भूख लगा है, मुझे खाना चाहिए, सो मेरा टेस्ट वर्ड क्या करेगा? खाना मिलने से टेस्ट करेगा, ईयर्स सुनेगा, आइज देखेगा, एंड अगर स्किन को कुछ फील आ रहा है जस्ट लाइक द टेक्टाइल मोमेंट्स हो गए या टेम्परेचर्स हो गए, तो ये फील करेगा। तो यहाँ पे हो गया पहले सेंसेस का काम। उसके बाद आया मोटर। मोटर मीन्स मूवमेंट, मोटर मीन्स मूवमेंट। तो बच्चा यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंसेस को मूव करके यूज करता है, या फिर सेंसेस का यूज करके वो किसी भी चीज का नीड को बताता है। सो दैट ये स्टेज को हम सेंसरी मोटर बोलते हैं। 0 to 2 ईयर्स के बच्चों के लिए है, इन्फेंसी पीरियड है, एंड इस टाइम पे बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा रहता है एंड अदर डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लोअर होता है। इतना लिख सकते हो? क्लियर है? चलो मैं आगे। ओके, चलो। देखो, ये स्पेसिफिक वर्ड मैंने आपको बोला था, ऐसे याद कर सकते हो, स्पेसिफिक। देखो, स्पेसिफिक जब प्रोनाउंस कर रहे हो तो कौन से वर्ड प्रोमिनेंट हो रहे हैं? एस पी, स्पेसिफिक, एफ, सी आ रहा है, तो सी को यहाँ पे हम कट करेंगे। ये तीन, ये जो 4 लेटर्स आए, ये 4 लेटर्स आपका क्या है ना, स्टेजेस है एंड सीक्वेंस में है। स्पेसिफिक बोलती हूँ मैं। सेंसरी मोटर हो गया। अभी आ गया हम प्री ऑपरेशनल स्टेज में। प्री ऑपरेशनल स्टेज में, आफ्टर दैट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, देन लास्ट वन इज द फॉर्मल ऑपरेशनल। अभी देखो, जब प्री ऑपरेशनल स्टेज में आए, दिस पीरियड अर्ली चाइल्डहुड पीरियड 2 to 7 ईयर्स ओल्ड, इसमें बच्चों का एज है 2 to 7 ईयर्स ओल्ड। इस एज में बच्चा क्या करता है ना, 3 टाइप के फंक्शन को करता है, 3 टाइप ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करता है, स्पेशली अंडर द पियाजेस कंसेप्ट और पियाजेस थ्योरी। क्या है फंक्शन का नाम? जैसे कि याद रख लो, ईगोसेंट्रिज्म, सेंट्रेशन, 3 वर्ड्स बोल रही हूँ, ईगोसेंट्रिज्म, सेंट्रेशन एंड एनिमेशन, ठीक है? एनिमेटिव लाइफ होता है यहाँ पे, और मैं आपको डायग्रामेटिक भी दिखाऊंगी। यहाँ पे देखो, एनिमिज्म बोलते हैं, एनिमेटेड बोल सकते हो, एनिमेटेड वर्क बोल सकते हो, एनिमेटेड स्टेज बोल सकते हो। तो ईगोसेंट्रिज्म, जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल दिया था, ये मेरे पापा हैं, मतलब जो चीज़ मेरा है मैं वो उसको किसी से शेयर नहीं कर सकता। मतलब अपने व्यू पॉइंट्स को भी मैं एक ही तरफ रखूंगा, किसी और के व्यू पॉइंट से उसको एक्सचेंज नहीं करूंगा, ठीक है? द स्टेज इन विच अ चाइल्ड कैन नॉट थिंक फ्रॉम द अदर व्यू पॉइंट्स। याद रखना, मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि मेरे पापा ही हैं, तुम्हारे कोई नहीं है, मतलब मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं 2 to 7 ईयर्स का हूँ एंड मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ, एंड आपके व्यू पॉइंट्स को नहीं देखा, नहीं देखा, टोटली नहीं देखा, ठीक है? दैट इज कॉल्ड ईगोसेंट्रिज्म। एनिमिज्म क्या है? ये डिस्क्राइब करता है कि चिल्ड्रन थिंक दैट टॉयज आर रियल, ठीक है? जितने भी खिलौने हैं सारे रियल हैं। वो कार्टून्स के साथ बात करते हैं, एनिमेटेड जो पर्सन्स होते हैं, हीरो हीरोइंस होते हैं या एक्ट्रेसेस होते हैं, उनके साथ बात करते हैं, एक्ट्रेस के साथ बात करते हैं, एंड जो भी कार्टूनिस्ट होते हैं उनको वो रियल मानते हैं, जो कि मूवी में शो होता है। एंड जो रियल थिंग्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो अनरियल उनको फील आते हैं, एंड इसके साथ वो टॉयज को कंपेयर कर देता है ह्यूमंस के साथ एंड सोचता है कि ये सब कोई सेम ही है, टॉयज भी जैसा है, ह्यूमंस भी वैसा ही है, ठीक है? सेंट्रेशन क्या होता है? सेंट्रेशन मतलब सेंटर पॉइंट, मतलब हमारा फोकस एक ही पॉइंट पे रहेगा, हमारा फोकस इस पीरियड में एक ही पॉइंट पे रहेगा। द टेंडेंसी टू फोकस ऑन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन। सपोज आई एम गिविंग ए प्रॉब्लम टू यू, मैं आपको एक प्रॉब्लम देती हूँ, ठीक है? उस प्रॉब्लम को आप 2 से 7 साल के बच्चे हैं एंड उस पर आप सॉल्व करेंगे, तो उसको जब सॉल्व करोगे उसका दूसरा नजरिया आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप एक ही सिचुएशन में स्टिक हो जाएंगे एंड उसी सिचुएशन के बेसिस पे आप उसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने को, अदर सिचुएशन से आप नहीं देखेंगे,
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लो। अभी मैं नेक्स्ट आती हूँ, क्या बोला था आपका, पहला पॉइंट सेंसरी मोटर था, फिर आया प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल में ये पॉइंट्स हो गए, फिर आया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, बिकॉज सी आ रहा है, स्पेसिफिक बोला गया, सी आएगा तो एस पी हो गया, सी एफ आएगा। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में दिस इज योर थर्ड स्टेज, ये थर्ड स्टेज है, एज पीरियड 7 to 11 और 12 बोल सकते हो, बुक्स के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है, आप 7 to 12 मेंशन कर दो प्रॉपर रहेगा। एंड इस स्टेज को हम बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड पीरियड। ये लेटर चाइल्डहुड पीरियड है, इस पीरियड में बच्चों को बहुत सारी चीज़ों में इश्यूज आते हैं। एक होता है पहले कंजर्वेशन, एक होता है बच्चा यहाँ पर सीखता है कैसे कि हाउ टू कंजर्व ए थिंग, कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे रखना है, उसको बचाए रखना है, कंजर्व। देन क्या आता है रिवर्सिबिलिटी एंड सेंट्रेशन का ऑपोजिट दैट इज अ डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन यहाँ पे बच्चा रीजनिंग करना, कोई भी प्रॉब्लम का जो हम लॉजिकली जो रीजनिंग करते हैं ना, वो चीज़ यहाँ पे आता है। ठीक है, चार वर्ड्स को याद रखो। द फर्स्ट वन इज द कंजर्वेशन, सेकेंड वन इज द रिवर्सिबिलिटी, एक चीज़ को मैं अगर सीधे बोल रही हूँ तुम उसका उल्टा भी बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी। डिसेंट्रेशन, देखो पहले एक सिचुएशन में स्टिक थे, अभी मल्टीपल सिचुएशन से उसको देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिसेंट्रेशन। अभी एज ए चाइल्ड स्टार्ट्स टू रीजन लॉजिकली, लॉजिकली कोई चीज़ों को समझना, तो वर्ड्स आ गए इतने सारे, रीजन लॉजिकली याद रखो बिकॉज यहाँ पे लॉजिकली है, तो लास्ट स्टेज में आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट्स लेते हैं। ठीक है, अभी देखो फॉर्मल ऑपरेशन, सो दिस इज योर फोर्थ एंड फाइनल स्टेज, ये चौथा स्टेज है, फाइनल स्टेज भी है। इस स्टेज को हम एडोलेसेंट पीरियड में काउंट कर सकते हैं एंड ये 12 ईयर्स ऑनवर्ड्स है। ठीक है, 12 ईयर ऑनवर्ड्स है। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, कोई भी प्रॉब्लम को लॉजिकली नहीं, लॉजिकली से भी ऊपर एब्स्ट्रैक्टली थिंक करता है, बच्चा एब्स्ट्रैक्टली चीज़ों को थिंक करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे बच्चों को कॉन्क्रीट आइडियाज़ मिलते हैं, जो कि बेसिकली होता है फिक्स्ड आइडियाज़, फिक्स्ड आइडियाज़ इस स्टेज में मिलते हैं। ठीक है, अभी देखो स्टेप्स में पूरा नहीं लिखना है, आपको स्टेप्स याद रखने कि इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, मैंने आपको 2 स्टेप्स समझाया था, दैट इज एक होता है कोई चीज़ को एक्सेप्ट करना, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन, एडेप्टेशन एंड उसके बाद होता है ऑर्गेनाइजेशन। मतलब देखो आपके पास बहुत सारे बुक्स हैं, कुछ बुक्स यूपीएससी के हैं, कुछ बुक्स आपके बीएड के हैं, कुछ बुक्स आपके एनसीईआरटीज हैं, तो आप उसको अरेंज करके रखेंगे, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आइडियाज़ के बेसिस पे और कैरेक्टर के बेसिस पे ऑब्जेक्ट को और डिफरेंट थिंग्स को जो ऑर्गेनाइज करके रखता है या फिर अरेंज करके रखता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अभी देखो इसके सब स्टेज भी 2 हैं, दैट फर्स्ट वन इज द एसिमिलेशन एंड नेक्स्ट वन इज द एकोमोडेशन। एसिमिलेशन मतलब क्या बता लो, बताओ फटाफट। ओके, ओनली न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करना, जस्ट हम लोग स्किप नहीं कर रहे, कोई इन्फॉर्मेशन को स्किप नहीं किया जा रहा। एसिमिलेशन मतलब हो रहा है जो भी इन्फॉर्मेशन मिले फ्रॉम एनी हाउ एनी वे एनी वेयर, फ्रॉम एनी वेयर, ठीक है, कहीं से भी मिले हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले लेना है, तो दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन याद करने के लिए बोल देती हूँ कि गेट टुगेदर एक वर्ड यूज करना, गेट टुगेदर, गेट टुगेदर क्या होता है, कहीं पे हम लोग रहे बट एक जगह पे आके रह जाते हैं कुछ टाइम के लिए, तो दैट इज कॉल्ड गेट टुगेदर, कोई प्रोग्राम या पार्टीज के लिए आते हैं, तो वैसे एसिमिलेशन होता है। एकोमोडेशन क्या है ना, ओल्ड जो इंफॉर्मेशन है, सपोज मेरे पास कोई न्यू सिचुएशन आया, एज पर दैट न्यू सिचुएशन अगर मुझे ओल्ड इन्फॉर्मेशन उसमें काम नहीं आ रहे, सो दैट ओल्ड इन्फॉर्मेशन को आउट करो एंड उस सिचुएशन के बेस पे न्यू इन्फॉर्मेशन को इन करो। मतलब ओल्ड इन्फॉर्मेशन इतने दिमाग में भर चुके हैं कि न्यू सिचुएशंस के लिए जो आइडियाज चाहिए वो आपके पास है ही नहीं, सो दैट ओल्ड इन्फॉर्मेशन को आउट एंड न्यू इन्फॉर्मेशन को इन, तो इसको बोलते हैं एकोमोडेशन। इसके बाद डायरेक्टली आप जाएंगे डायग्राम पे, दैट इज ये वाला, जो देखो पहले क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन को आप गैदर कर रहे हो, न्यू इन्फॉर्मेशन गैदर, ये न्यू इन्फॉर्मेशन आ गया, न्यू इन्फॉर्मेशन को आइडियाज को ले लिया, तो दैट इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। एसिमिलेशन से क्या हुआ, जब एक स्टेज में आए पूरा एसिमिलेट कर लिए हो, सारे आइडियाज ले लिए हो, तो दैट स्टेज इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम, जहाँ पे बैलेंस क्रिएट होता है। इक्विलिब्रियम, इक्वलिब्रियम ऐसे में सोच सकते हो, तो इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस क्रिएट करना। अभी देखो सडनली आपके पास क्या आया, सडनली यू सी दैट कि आपके पास एक न्यू सिचुएशन आ चुका है, आपने उसको फेस कर लिया है, बट फेस तो कर लिया बट उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उस न्यू सिचुएशन के बेसिस पे फिर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम तो बैलेंस था, सोचो आइडियाज नहीं है, मतलब डिसइक्विलिब्रियम, पूरा हलचल मच गया दिमाग में कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे सॉल्व करूं, तो उसके बेसिस पे अगेन आपके पास
ओल्ड आइडिया को हटा के ओल्ड आइडिया रिमूव्ड, न्यू आइडिया इन, ठीक है, इन प्लेस ऑफ दैट ओल्ड आइडिया, तो उसको हमने बोल दिया एकोमोडेशन। एंड ये प्रोसेस साइक्लिक होता है, कंटिन्यूएशन में चलता है, ठीक है। देन मेरिट डिमेरिट्स है, कुछ कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, मेरिट्स में ज़्यादा लिखोगे, डिमेरिट्स में कम लिखोगे। मेरिट्स है, इट इन्फ्लुएंसेस द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, बच्चों के साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करता है। हिज आइडियाज हैव बीन ऑफ प्रैक्टिकल यूज इन अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेटिंग विद द चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड में बच्चों को समझने के लिए, बच्चों को आइडियाज देने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ही बिलीव दैट फॉर लर्निंग एनवायरमेंट एंड एक्टिविटी आर एसेंशियल, हमें भी चाहिए क्या है ना, लर्निंग, प्रॉपर लर्निंग के लिए हमें एनवायरमेंट एंड एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहिए। अकॉर्डिंग टू पियाजे, आफ्टर फॉर्मल ऑपरेशनल बोलो स्पेसिफिक, देखो स्पेसिफिक बोला गया, तो फॉर्मल ऑपरेशन के बाद क्या आएगा बताओ, फॉर्मल ऑपरेशन के बाद क्या आता है, बोलो बोलो, कुछ आएगा क्या, कोई स्टेज है क्या, या खत्म किया, नो, मतलब यहाँ पे ये दिस इज योर लास्ट स्टेज। सो फॉर्मल ऑपरेशन जो स्टेज है, इसमें बिलीव किया गया है क्या, he believed that for learning, okay, according to Piaget, after formal operational stage the entire intellectual power of child develops, बच्चों का पूरा cognitive development हो जाता है। it affects the abstract thinking of child, जो कि formal operational में होता है, आपका abstract thinking बच्चों का बढ़ता है। according to Piaget the power of discover, देखो कोई चीज़ को सोच सकते हो तो डिस्कवरी भी कर सकते हो, न्यू आइडियाज लगा सकते हो, एंड बायोलॉजिकल मैच्योरिटी भी आता है, एक्सपीरियंसेस भी मिल रहे हैं, एंड इंटरेक्शन ऑफ बोथ भी होता है, मतलब हेरिडिटी एंड आपके जो हो गए एनवायरमेंट, दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। डीमेरिट्स में 2 या 3 पॉइंट से लिखना है। अकॉर्डिंग टू अदर कंस्ट्रक्टिविस्ट जो कि कंस्ट्रक्ट कर रहे थे सोसाइटी को उस पीरियड में, तो उन्होंने बोला कि पियाजे का थ्योरी रियल ही नहीं है, दिस इज नॉट रियल, ओके, हिज थ्योरी वाज ओनली बेस्ड ऑन डिस्कवर और थिंकिंग ऑफ ए चाइल्ड, बच्चों के थिंकिंग के ऊपर ही ये डिपेंड करता है, बट सोसाइटी और जो सेटिंग है, कल्चर्स है, लैंग्वेज है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। पियाजेस मेथड्स आर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड क्लिनिकल रिव्यू, क्लिनिकली जैसे हम लोग क्लिनिक में जाके ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, तो वैसे रिव्यू से ये थ्योरी बन गया, इसलिए इसको कंट्रोवर्सी में रखा गया एंड इसको रियल नहीं माना गया। बस इतना लिखो, ठीक है। स्कीमा मतलब देखो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट ऑफ इंटेलिजेंस को स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। 1 घंटा बैठते हैं एंड सब करते हैं, फिर बोले कि ना टाइम नहीं होगा। चलो, इनसाइट लर्निंग थ्योरी, इनसाइट लर्निंग थ्योरी, इनसाइट मतलब हो गया इनर व्यू, सिंपल वर्ड में आप मान लो इनर व्यू, ठीक है। इनसाइट, इनसाइट, साइट मतलब विजन होता है, तो मैंने यहाँ पे विजन, इनसाइट मतलब इनर विजन लिख सकते हो, इनर व्यू लिख सकते हो, मतलब खुद के अंदर झांको, क्या है आपके अंदर, कितना टैलेंट है या कितना वर्क कर सकते हो, कितने आइडियाज दे सकते हो, उस बेसिस पे ही एक पूरा कंसेप्ट बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इनसाइड लर्निंग एक कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला प्रोसेस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला ऐसा थ्योरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसा है, अच्छा आपको सपोज एक मैं प्रॉब्लम देती हूँ, उस बेसिस पे आप सोल्यूशन जब ढूंढते हो ना, आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता है, एंड एक पॉइंट आता है जब आप सोचते हो कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, फिर उसके बाद जस्ट लाइक दिमाग का बत्ती जला एंड आपने इंफॉर्मेशन निकाल लिया, एंड रिलेटेड टू दिस जो भी आपको सोल्यूशन चाहिए थे आप देना स्टार्ट करते हो, आइडियाज देना स्टार्ट करते हो, तो दैट इज कॉल्ड इनसाइड लर्निंग, ठीक है। उसी को ही इंसाइटफुल लर्निंग बोलते हैं या इनसाइड लर्निंग बोल सकते हो। So insight learning is a type of learning or problem solving that happens all of a sudden through understanding the relationship of the various parts of a problem rather than through the trial and error। देखो थॉर्नडाइक का जो कंसेप्ट था उसमें ट्रायल एंड एरर था, ठीक है। एक बिल्ली क्या करता है ना, पूरे उसको भूख लगा एंड उसको हम ट्रायल बेसिस, ट्रायल एंड एरर के कंसेप्ट में डाल दिए हैं कि 3-4 डेज उसको खाना नहीं दिए, एंड वो बहुत सीरियस माइंड पे है, मतलब भूखा है, तो उसको तो गुस्सा आएगा, वो डेंजरस बन चुका है, फेरोसियस बन चुका है। अभी देखो उसको मैंने केज में डाल दिया, केज में डालने के बाद एंड सराउंडिंग में और कुछ नहीं, एक प्लेट में मैंने सिर्फ मछली डाल दिया, उसका मतलब फेवरेट फेवरेट जो खाना है उसको डाल दिया। अभी क्या हुआ, जो फिश है उसके लिए आउटसाइड द केज प्रेजेंट है फिश, एंड फिश उसके लिए एक स्टिमुली का काम करता है। So as per the stimuli, you know that stimuli is a external force which is present surrounding us and surrounding the environment बोल सकते हो या surrounding us, which provide information to our mind and we receive it, after that we give response to it। तो उसके according हम लोग response देते हैं,
तो इससे हमें क्या पता चला कि हमें पर्टिकुलरली जब स्टिमुली मिलता है हम रिस्पॉन्स देते हैं। तो मेरा रिस्पॉन्स था, मुझे बहुत दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला, तो मुझे खाना देखने से क्या करेंगे, मुझे एक केज में पिंजरे में बंद कर दिया गया, केज में बंद कर दिया गया, तो मैं बहुत मैक्सिमम ट्रायल लूंगी। तो ये ट्राई करते करते मैक्सिमम ट्रायल करते करते बाई चांस में डोर ओपन हो गया, गेट खुल गया एंड मैंने खोल दिया एंड मैं फिश को खा लूंगा। सो ये मेरा फर्स्ट था। तो एक फर्स्ट चांस के लिए मैंने मैक्सिमम ट्रायल्स लिए हैं एंड उसमें बहुत सारे ट्रायल्स मेरे रॉन्ग भी गए हैं। दैट इज कॉल्ड एरर। देखो एक कंसेप्ट को समझा रही हूँ बट उसके साथ दूसरा थ्योरी भी चल रहा है, तो स्टोरी सुनो बस। क्या हुआ, तो इसलिए मैंने यूज कर लिया क्या, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी स्टिमुलस रेस्पॉन्स बेस्ड थ्योरी है। जैसा स्टिमुली उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्सेस आएंगे। तो मेरे रेस्पॉन्सेस क्या थे ना, मैं अपने क्या क्लॉ या फिर पॉ जो रहता है हमारा PAW, पॉज के थ्रू मैं क्या करूंगा, जस्ट लाइक स्क्रैचिंग ऑन द वॉल, केज के वॉल में मैं स्क्रैच करूंगा। फिर क्या करूंगा, मैं ओपन करने को ट्राई करूंगा लीवर को। जैसे बाई चांस में ऐसे लीवर ऑन ऑफ हो सकता है अगर इलेक्ट्रिकल हो, या अदरवाइज द लॉक इन की सिस्टम रहा तो वो भी चलेगा। जैसे करते करते ओपन हो गया तो मैं आउटसाइड जाऊंगा एंड फिश खा लिया। तो ये फर्स्ट टाइम के लिए मुझे बहुत मुश्किल लगा, बट सेकंड टाइम अगर मुझे सेम वर्क देंगे तो मेरे माइंड में उसका जो नॉलेज है, जो इम्प्रेशन है वो रह जाएंगे, फिक्स हो गए। तो बोलो अभी ट्रायल मैं जितना लूंगी, ट्रायल्स कम लेना पड़ेगा या फिर ज़्यादा लेना पड़ेगा नेक्स्ट सिमिलर फंक्शंस के लिए, एंड एरर्स कम होंगे या ज़्यादा होंगे। एरर विल रिड्यूस एंड ट्रायल ऑल्सो रिड्यूस। मतलब मैक्सिमम ट्रायल्स अभी नहीं चाहिए एंड मैक्सिमम ट्रायल विल लीड टू फ्लेक्सिबिलिटी इन रिस्पॉन्स। फ्लेक्सिबिलिटी इन रिस्पॉन्स मतलब फटाफट फटाफट रिस्पॉन्सेस आएंगे, ठीक है। तो ये समझ लो वो ट्रायल एंड एरर था। एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थे, लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ यूज क्या है, लॉ ऑफ यूज मतलब यूज करना। कोई भी चीज को हम यूज नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहाँ से। लॉ ऑफ रेडीनेस, तैयार होना, दैट इज कॉल्ड रेडी, दैट इज नॉट रेडीनेस, रेडीनेस तैयार हो जाना। कोई भी काम करने के लिए पहले तैयार करो खुद को। देन लॉ ऑफ एक्सरसाइज, दैट मीन्स बार बार प्रैक्टिस करना, लर्निंग बाय डूइंग। सो ट्रायल एंड एरर थ्योरी को हम लोग स्कूल्स में ज़्यादा यूज करते हैं फॉर बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। इसके लिए पहले से ही बच्चों का गोल हमें फिक्स करना पड़ता है, बच्चों के लिए मोटिवेशन चाहिए एंड मैक्सिमम ट्रायल से एरर्स रिड्यूस होते हैं। मैक्सिमम ट्रायल से एरर रिड्यूस होते हैं व्हेन आवर ट्रायल, जो हम बोलते हैं ना मैक्सिमम ट्रायल्स आर फिक्स्ड एंड somehow one or two trials are in great result, then our responses will be also great। ठीक है, क्या हो जाता है, बहुत अच्छे अच्छे रेस्पॉन्सेस आते हैं। तो ये कंसेप्ट था ट्रायल एंड एरर का। मैंने यहाँ पे क्यों आपको बताया, बिकॉज दिस इज नॉट योर ट्रायल एंड एरर कंसेप्ट, ये इनसाइट लर्निंग का कंसेप्ट है। इसमें भी हम मैक्सिमम ट्रायल्स लेंगे, बट यहाँ पे क्या देखा जाता है कि आप कितना दिमाग लगाते हो एक चीज़ को सोचने के लिए, आपका थिंकिंग एबिलिटी कितना है, कितने आप पावरफुल हो। वो छोटा चीज़ था, वो कैट वहाँ पे यूज़ किया गया, कैट एक एनिमल को हमने यूज़ किया एक्सपेरिमेंट के लिए। यहाँ पे भी हम लोग यूज़ करेंगे किसको, चिंपांजी, मंकीज एंड गोरिल्लास को। तो गोरिल्ला मैक्सिमम टाइम यूज़ नहीं होता था बिकॉज वो कंसेप्ट बहुत रेयर ही जगह पे गोरिल्लास का मेंशन किया गया है, अदरवाइज चिंपांजीज एंड मंकीज। अच्छा कौन से मंकीज का हमने मेंशन किया है, कौन सा नाम था, क्या नाम था बताओ मंकी का, इनसाइटफुल लर्निंग, सुल्तान, राइट, सुल्तान, ओके। तो ओनली मेंशन करना है कि इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी में मंकीज का यूज हुआ है, ट्रायल एंड एरर में आपका कैट का, एंड पैवलव के कंसेप्ट में डॉग का, एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग जो आपका है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में स्किनर जो कंसेप्ट दिए हैं उसमें चूहे का, रैट का हमने यूज़ किया है। मतलब ये सारे एनिमल्स का एक्सपेरिमेंट हुआ है, ओके। अभी देखो मतलब ये सोच लो इंसाइटफुल लर्निंग में क्या होता है, दिमाग का बत्ती जलता है। अगर मैं सिंगल लाइन में बोलूँ दैट इज कॉल्ड दिमाग का बत्ती जलना, मतलब आइडियाज मिलना, ठीक है, आइडियाज मिलना, ओके। तो ये कौन है देखो, कोलार। तो आपको मैंने मेंशन किया कि अगर किसी ने पूछ लिया इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी के फादर कौन है, सो उनका नाम है वुल्फगैंग कोलार, वुल्फगैंग कोलार। बट इनके साथ अगर इस थ्योरी को प्रॉपरली हम मेंशन करें तो इनके साथ और दो भी साइंटिस्ट थे, जिनको इन तीनों साइंटिस्ट को हम लोग मेंशन करते थे जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। जेस्टाल्ट मतलब आपके जेस्टाल्ट लैंग्वेज जो होते हैं, मतलब आपके ग्रीक लैंग्वेज में जेस्टाल्ट मीन्स होता है इनसाइट,
ठीक है। इनसाइट, जेस्टाल्ट मीन्स होता है इनसाइट, तो उस टर्म से जिन्होंने इनसाइट लर्निंग के ऊपर वर्क किया है तो उन साइकोलॉजिस्ट को हमने बोल दिया जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट. So Wolfgang Kohler was a psychologist who conducted experiment in which the inside learning was observed in animal behavior. And this is the concept of animal behavior where we observe the animal, how animal behave as per the situation. We are the superior in thinking, but we check that कि लोगों से जल्दी कौन रिसीव कर रहा है, जो आपके मंकी से एनिमल से रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट के लायक होते थे. पहले के टाइम पे एनिमल्स के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट होता था, ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कम होता था. ह्यूमंस अवेलेबल उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट्स के लिए नहीं होते थे. ठीक है, ये पजल एक एक्सपेरिमेंट दिया है आपको. मैंने पूछा भी था क्लास के टाइम पे कि कौन से दो स्टिक्स को मैं रिमूव करूं, कंप्लीट स्क्वायर्स मिल जाएंगे, 2 कंप्लीट स्क्वायर्स मिलेंगे अगर मैं 2 स्टिक्स को रिमूव कर दूं. तो यहाँ पे आंसर भी था, देखो एक स्क्वायर में फटाफट पढ़ाने के लिए ये बोल दे रही हूँ, ये एक स्क्वायर है एंड कंप्लीट अनदर स्क्वायर ये है. ठीक है, 2 स्टिक हमने रिमूव कर दिया. अभी देखो ये कौन सा थ्योरी बोलते हो, इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी बोल सकते हो, लर्निंग बाय इनसाइट बोल सकते हो. एंड जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट के थ्रू ये मेंशन हुआ है. जेस्टाल्ट साइकोलॉजी बिगेन विद द वर्क ऑफ द जर्मन साइकोलॉजिस्ट. ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट है, याद रखो जर्मन साइकोलॉजिस्ट है. एंड देखो जो भी चीज़ आप देखते हो ना, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कंसेप्शन और द परसेप्शन. ठीक है, ऑलरेडी पढ़ चुके सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन, कंसेप्ट फॉर्मेशन, ऐसे हम लोग पढ़ चुके हैं. तो उससे आप याद करो ये क्या है, ये है आपका परसेप्शन. नेचर ऑफ परसेप्शन के ऊपर ही काम चल रहा है. तो और भी 2 साइंटिस्ट का नाम बोल रही हूँ मैं. एक आपने क्या कर लिया, यहाँ पे एक्चुअली 3 साइंटिस्ट मेन थे, बट हायर जो एमेट की बुक्स हैं उसमें 4 साइंटिस्ट के नाम मेंशन है. ठीक है, 4 साइंटिस्ट के नाम मेंशन है. द फर्स्ट वन, the main one is the Kohler, Wolfgang Kohler. After that, Wladimir Kopka and Levin. ठीक है, वार्दिमियर, कोपका एंड लेविन. तो टोटल हो गए 4 साइकोलॉजिस्ट, जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट इनको बोला गया है. ठीक है, दीज आर द लीडर्स, मतलब उस पीरियड में साइकोलॉजी में दीज आर द लीडर्स और दे आर द लीडर्स. एंड इनको हमने जेस्टाल्ट साइकोलॉजी बोल दिया. सो ये मेंशन है अगेन. एंड जेस्टाल्ट मीन्स क्या है, देखो कंप्लीट विजन को हम जेस्टाल्ट बोलते हैं, दैट इज द जेस्टाल्ट मीन्स ए होल. और टोटल कॉम्पोजिशन, टोटल कॉम्पोजिशन मतलब क्या है, आपके लाइफ को ना एक कॉम्पोजिशन और ऐसे के टाइप में देखो तो टोटल इन्फॉर्मेशन मिलेगा. तो एक प्रॉब्लम को अगर टोटल कॉम्पोजिशन की वैरायटी में आप देखते हो, उसका सोल्यूशन हमें इजीली मिल सकता है. अगर हम प्रॉब्लम को बहुत बड़े हिसाब से देखेंगे तो हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा, उसको छोटा हिसाब से और एक कंपोजिशन और ऐसे और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे सो हमें सोल्यूशन जल्दी मिलता है. तो यही बोला. तो यहाँ पे कंसेप्ट देखो और उसके एक्सप्लेनेशन से ये सब मेंशन है. तो एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा मैं आपको कंसेप्ट समझा देती हूँ, फटाफट यहाँ पे हो जाएगा. थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग में कितने कंसेप्ट थे, थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग में एक्चुअली 3 स्टेजेस थे और स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में बोल सकते हो. अब बोल सकते हो कि 3 टाइप के एक्सपेरिमेंट हुए हैं, 3 एक्सपेरिमेंट हुए हैं. पहला क्या है, कॉमन चीज़ें हैं, यहाँ पे मंकीज पे एक्सपेरिमेंट हुआ है. एंड हमने इसके लिए जो खाना रखा है, स्टिमुली रखा है, वो है उसका फेवरेट खाना, दैट इज़ अ बनाना. ओके, इसको भी बड़े से बॉक्स में और केज में हमने मेंशन किया है कि उसके अंदर इसको डाल दिया है. बट केज इतना बड़ा है कि वो जंप नहीं कर सकता, जंप करने से भी उसको बनाना नहीं मिल रहा है. सो अभी बनाना को कैसे वो खाएगा, कैसे वो वहाँ से निकालेगा एंड अपने हाथों में लेके वो खाएगा. तो यही उसका पूरा स्टोरी है, वही उसका इंसाइटफुल लर्निंग अभी हम चेक करेंगे. मतलब वो कितना नॉलेजियस है, कितना टैलेंटेड है कि एक प्रॉब्लम्स को वो कैसे सोल्यूशन दे रहा है. अभी देखो पहले कंसेप्ट में सोच लो, सेम कंडीशन, सेम कंडीशन. देखो मंकी को हमने रख दिया है एक किसमें, एक रूम में या फिर केज में. एंड केज के अंदर रख के हमने एक कॉर्नर में क्या रख दिया ना, एक कॉर्नर में हमने बनाना रख दिया. इतने ऊंचे में बनाना को रखा है कि मंकी एट ए टाइम जंप करके भी नहीं ले पा रहा है. सो दैट उसमें हमने जो प्रॉप्स बोलते हो ना, एक्स्ट्रा हम कोई चीज़ देंगे जिसके थ्रू वो उसको पिक करेगा, तो ऐसा चीज़ है बॉक्सेस. ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे बॉक्सेस दिए हैं. तो हमने बॉक्सेस कितने दिए हैं, 2 और 3. कुछ बुक्स में 2 मेंशन है, कुछ बुक्स में 3 मेंशन है. आप सब मेंशन कर देना कि 3 बॉक्सेस और 2 बॉक्सेस. पिक्चर्स के अकॉर्डिंग 3 लिख दो बिकॉज पिक्चर्स में 3 मेंशन है. अभी क्या है कि बॉक्सेस को क्या किया गया, प्लेस्ड वन अबव द अदर. तो समझ गए बॉक्सेस को कैसे रखना है, एक के बाद एक रखना है. तो मंकी को कुछ आइडिया नहीं मिला कि बॉक्सेस मैं रखूंगा कैसे, तो बॉक्सेस को उसने अरेंज करके रखा एक के बाद एक.
सो 2 बॉक्सेस को रखा, फिर भी वो जंप करके भी नहीं मिल रहा, थोड़ा के लिए रह गया। तो अभी क्या किया ना, तीसरा बॉक्स को भी रख दिया, तीसरा बॉक्स जैसे रख दिया एंड जंप किया, उसको बनाना मिल गया। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने क्या इंसाइटफुल लर्निंग से सीखा कि उसके अपने दिमाग से, नॉलेज से ये सीखा कि बॉक्सेस को वन अबव द अदर प्लेस करके वो जंप करके बनाना ले लिया। ये आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ देखो, सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखो, ये वाला आपका स्टिक वाला, ठीक है, स्टिक वाला बॉक्स एंड स्टिक वाला, ठीक है। तो इस सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या मेंशन हो गया, ये आपका, तो देखो कॉर्नर में सेम कंडीशन, बट अभी ना हम क्या करेंगे, एक्चुअली बॉक्स नहीं देंगे, हम क्या देंगे, स्टिक देंगे। तो ऐसे उस रूम में केज के अंदर मैंने 2 स्टिक दिए थे, एक स्टिक मोटा है, एक स्टिक पतला है, एंड एक स्टिक जो मोटा है उसके अंदर होलो पोर्शन कुछ है, जिसमें हम एक स्टिक को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब ये आपका बड़ा स्टिक, इसके साथ छोटा स्टिक, ऐसे आप इंसर्ट करके लंबा बना सकते हो एंड बनाना को ला सकते हो। तो इसी चीज़ का नोटिस करते हुए मंकी को भी हमने ऑब्जर्व किया। तो वो पहले 1 स्टिक से ट्राई किया, बम्बू स्टिक से नहीं हो रहा, दूसरा से ट्राई किया, नहीं हुआ, तो दोनों को फिर जॉइन करके उसने ट्राई किया तो हो गया। तो ये आपका सेकंड एक्सपेरिमेंट था। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट, ये देखो सेकंड एक्सपेरिमेंट का डायग्राम। एक्चुअली थर्ड एक्सपेरिमेंट का डायग्राम ये मेंशन होता, बट प्रॉपर डायग्राम इसका नहीं मिला, तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या हुआ था। यही सेम कंडीशन है, बट क्या हुआ, 2 स्टिक्स की जगह पे हमने एक स्टिक डाला, ठीक है, ओनली 1 बम्बू स्टिक एंड 2 बॉक्सेस डाले, 2 बॉक्सेस एंड 1 बम्बू स्टिक। अभी बोलो क्या करना है, एक बम्बू स्टिक से तो नहीं मिलेगा, एंड 2 बॉक्सेस से भी जंप किया था, नहीं मिला था। तो उसने क्या किया कि 2 बॉक्सेस को प्लेस वन अबाउट द अदर करके और एक बम्बू स्टिक के थ्रू उसने बनाना को क्या किया, ले लिया। तो ये आपका 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं, एंड 3 एक्सपेरिमेंट्स को मैंने स्टोरी टाइप में बोल दिया। ये आपका 3 एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे मेंशन हो गया। देखो लास्ट वाला अगर देखना चाहते हो, यहाँ पे भी है। इन ए मोर कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट, दिस वन इज द लास्ट वन, इज अ मोर कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट, एंड बनाना was placed outside the cage of the chimpanzee. यहाँ पे here we use chimpanzees or monkeys as our experimental animal. तो यहाँ पे animal जो आप ले रहे हो, मंकी लिख सकते हो, चिंपांजी भी लिख सकते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में मंकी चिंपांजी दोनों मेंशन है। एंड सुल्तान वाज अ फेमस मंकी, बिकॉज सुल्तान जो थे वो मंकी ट्रेंड था, ओके ये मंकी कौन था, ट्रेंड था, एंड ट्रेंड मंकी को यूज किया गया एक्सपेरिमेंट में। But in other cases, when Sultan's experiment was already over and other monkeys and chimpanzees are in their queue to अगेन यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट, तो हमने फिर से वो लाइन में लगा दिया कि एक के बाद एक मंकी को फिर ट्रायल लेंगे, क्या कौन करता है, कैसे करता है, तो उसके लिए, ठीक है। ये देखो सुल्तान हु वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ कोलार्स चिंपांजी, एक्चुअली मंकी बोला गया है बहुत बुक्स में, एंड इसमें चिंपांजी बोला गया। आप दोनों में से कोई भी लिखो, मार्क्स नहीं कटेंगे, प्रॉपर ही रहेंगे। एंड ये बोलने का इतना ज़्यादा क्यों है आपके बुक्स में ना, ये कुछ भी मेंशन नहीं है प्रॉपरली, इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रही हूँ। एंड दिस थ्योरी देखो, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिखना ना भूलना। दिस थ्योरी ब्रिंग्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट्स। देखो हमेशा पार्ट में कोई चीज़ कर रहे हो एंड कंप्लीट कोई चीज़ करो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑलवेज पार्ट इन्फॉर्मेशन से, पार्टली इन्फॉर्मेशन से बेटर होता है, ये समझाया गया। छोटे छोटे पोर्शन में समझो पढ़ाई को, दैट्स ओके, बट जब पूरा समझ गए तो एक बार टोटल को देखो। सो टोटल मतलब होल, होल चीज़ों को जल्दी समझ आता है, मतलब जब हम पार्ट वाइज पढ़ लेते हैं तो होल एक बार पढ़ने से कंप्लीट चीज़ों का एक आइडिया रह जाता है, इसलिए यहाँ पे कंप्लीट चीज़ों को ज़्यादा हमने फोकस किया है पार्ट से, ठीक है। ओके कोई भी अगर सिचुएशन आता है, सपोज you face a situation and this situation is very critical, so first of all you have to follow some rules how to face the situation as a whole, ठीक है। उसको देखने को ट्राई करो, देखने का नजरिया बनाओ कि प्रॉब्लम्स को टोटलिटी में देखें। आफ्टर दैट व्हेन यू फाइंड दैट द प्रॉब्लम इज वेरी बिग एंड you want to give solution by stepwise manner, then you put some specific principle or characteristics to divide the whole concept into the small parts and small portions को लेके आप क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। the whole is greater than the parts, therefore the situation should be viewed as a whole. The use of blind fumbling and the mechanical trial and error should be minimized. इस केसेस में क्या हुआ, ट्रायल एंड एरर के कंसेप्ट को हमने मिनिमाइज किया। ब्लाइंडली किसी चीज़ को सोचना है कि ऐसे करते हैं हो जाएगा, वैसा करते हैं हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम हम उसको हेल्प करेंगे, थोड़ा 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 आइडिया देते जाएंगे कि बच्चा जल्दी से कैरी करे, कैच करे।
देन द पर्पस और मोटिव प्लेज द सेंट्रल रोल इन द मोटिव। ठीक है, करने का जो मेन मोटिव होता है ना कि इसको करने से ये मिलेगा, तो ये सोल्यूशन होना चाहिए, अदरवाइज आपको कभी भी जल्दी से वर्क करने के लिए कुछ नहीं मिलता है। हो गया, इतना एनफ है। समझ आया क्या? Draw this conclusion or drawn out this theory in 1904. 1904, okay, 1904. And Pavlov was an Russian physiologist. What do you mean by physiologist? Physiologist is not a psychologist. Psychologist is that is all about the psychic activities or related to cognitive development or intellectual development, or that is related to डेवलपमेंट और सोल। क्या बोलते हैं? दैट इज द स्टडी ऑफ सोल। मतलब सोल मतलब जानते हो क्या होता है? दैट सोल इज नॉट अबाउट द घोस्ट, सोल मीन्स हियर अंडरस्टैंडिंग। if you lead your character, that means you love your soul, okay? You have to follow some rules about psychology, that the study about soul or the study about science of soul is called psychology। अपने आप को समझना, अपने अंदर झांकना, अपने पॉइंट्स को समझना, that is called psychology, okay? साइकोलॉजी फिजियोलॉजी अलग होता है। what do you mean by physiology? Physio, that is related to which development? Tell me. That is related to which development? Physiology, first term, first part, develop, कौन सा development? Which development? Once again, here. फिजिकल डेवलपमेंट, राइट। सो फिजिकल डेवलपमेंट का स्टडी, तो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए आपके बॉडी के विदिन का ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट इज रिलेटेड टू जस्ट लाइक सलाइवेशन, एक्सक्रीशन। मतलब मैं समझा रही हूँ आपको, मॉर्निंग में क्या आपके जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होते हैं, जस्ट लाइक हमें टॉयलेट जाना पड़ता है, हमें क्लीन होना पड़ता है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो दीज फंक्शंस आर कॉल्ड द फिजियोलॉजिक फंक्शंस। तो इनको हम फिजियोलॉजिक फंक्शंस बोलते हैं। नाउ what is important here? In classical conditioning theory, Russian physiologist, who is the physiologist? Pavlov, Ivan Pavlov. So Ivan Pavlov, Russian physiologist, mentioned about stimulus response, stimulus response theory. Here, this theory is also known as stimulus response connectionism theory. Your trial and error theory is also known as stimulus response connectionism theory. That is a bonding between the stimulus and response. As per the stimuli, we give the response। ठीक है, हम क्या करते हैं? हम response दे देते हैं। तो अभी क्या है? So in this experiment we use an experimental table. This one is your experimental table where one observation screen is mentioned, and another one is the base, that is base for this, and with meat, that is a food for stimuli, food acts as a stimuli। एंड नेक्स्टली डॉग, हम डॉग को हमने क्या किया? टाइड अप विथ ए, हम बोल सकते हैं कि टाइड अप विथ ए, क्या बोलते हो, रिबन, या फिर टाइड अप विथ ए लेदर बेल्ट एटसेट्रा विथ ए एक्सपेरिमेंटल टेबल, ओके? द डॉग वाज ऑल्सो kept in some circumstances that always डॉग क्या करेगा? डॉग व्हेन सॉ सम फूड नियर बाई एरिया में अगर फूड देखता है, सो सलाइवेट करना स्टार्ट करेगा। सलाइवेट, दैट मीन्स मुंह से पानी आना, ठीक है? व्हेन यू सॉ ए डिलीशियस फूड, or when you smell a delicious things or delicious food, you also start salivate। ठीक है, आपके मुंह से भी पानी आ जाता है, मेरे मुंह से भी आता है। दैट इज द ह्यूमन नेचर एंड एनिमल्स नेचर ऑल्सो। when we feel hungry, when we need some food, and we saw that is delicious food, or we saw a food, or we smell just like a smell of food, we have some smell of food, so we start salivate। तो ये फंक्शन है कि ये स्टिमुली है। कौन सा स्टिमुली है? स्टिमुली हमारा नेचुरल है, खाना। तो उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स भी क्या आएगा? नेचुरल, सलाइवेट करना है। तो अभी देखो, उसको अगर कंडीशन कर दोगे, कंडीशन क्या होता है? जो ऊपर से अप्लाई किया जाता है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड कंडीशन। एज पर दिस कंडीशन आई एम चेंजिंग द रूल्स एंड यू हैव टू फॉलो इट। सो दिस रूल इज नॉट फिक्स्ड नेचुरली, दैट इज आर्टिफिशियली। तो आर्टिफिशियल चीज जो ऊपर से हम मेंशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडीशन। सो यहाँ पे डॉग ऐसे एक्सपेरिमेंटल टेबल में फिक्स है। अभी ड्रॉ जब कर रहे हो तो फटाफट से जब ड्रॉ कर रहे हो तो ये करना कि ऐसे चीज़ों को जब भी मेंशन कर रहे हो, ठीक है,
ऐसे थोड़ा सा आप मेंशन कर दो, ये उसका कान हो गया, एंड ऐसा, तो थोड़ा सा ऐसा भी अगर हाफ मेंशन कर देते हो तो दैट्स ओके फाइन, इतना में भी हो जाएगा। एंड अगर मेंशन नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। याद रखना 1 to 2 मार्क्स डायग्राम्स में होता है, जितना अट्रैक्टिव आपके आंसर्स होंगे, बिकॉज दिस इज योर टीचर्स ट्रेनिंग, एंड व्हेन यू गिव सम lectures in the class, you also draw some pictures on a board. Okay, this is the interaction process, communication process. Also in our offline class I mentioned, or I mentioned many diagrams, flow chart on your board, so that you get your proper vision of your complete process और complete question answers. तो ये चीज़ होता है, तो सेम प्रोसेस में आपको आपके एग्जामिनेशन कॉपी में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर दैट इस एक्सपेरिमेंट में मैंने समझा दिया क्या होगा ना। दो चीज़ है, एक है नेचुरल, एक है आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या है, खाना। आर्टिफिशियल क्या है, बेल रिंगिंग। आर्टिफिशियल क्या है, बेल रिंगिंग। सो बिफोर कंडीशनिंग, आफ्टर आफ्टर कंडीशनिंग। देखो बिफोर कंडीशनिंग मतलब हो गया कि बेल यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया, एसोसिएट नहीं कर पाया। अभी अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं पिक्चर आपको दिखाती हूँ, प्रॉपरली आप समझ जाओगे। सो देखो बिफोर कंडीशनिंग, दिस इज योर फर्स्ट स्टेज और फर्स्ट स्टेप बोल सकते हो। देखो कंडीशन क्या होता है, मैंने बोला आर्टिफिशियल चीज़ जब तक बाहर से अप्लाई ना हो वो कंडीशन नहीं होगा, वो कंडीशन नहीं होगा। सो हमारा नेचुरल यहाँ पे जो पहला अनकंडीशन स्टिमुली है, जो भूख लगने से हमें चाहिए, वो होता है खाना। तो अनकंडीशन स्टिमुलस के लिए जो रेस्पॉन्स आएंगे वो भी अनकंडीशन होंगे। तो अनकंडीशन के लिए अनकंडीशन, कंडीशन के लिए कंडीशन। तो अनकंडीशन स्टिमुलस के लिए जो रहेगा अनकंडीशन रेस्पॉन्स रहेगा। एंड इसके बाद सेकंड में क्या करोगे ना, हम क्या करेंगे, अभी ना खाना दिए थे, खाना के अकॉर्डिंग डॉग ने क्या किया, सलाइवेट करना स्टार्ट किया। बट जब हम बेल बजा रहे हैं, व्हेन वी रेंग ए बेल, ओके, व्हेन वी रेंग ए बेल, सो डॉग shows no response. Dog shows no response because bell is not a food and this is a neutral stimulus. So as per that stimulus, dog will not give any type of response. But जब आफ्टर कंडीशनिंग किया, ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या है सिचुएशन, थर्ड स्टेज में वही एसोशिएट, एसोशिएट मतलब ग्रुप करना, किसको किसके साथ ग्रुप किया, फूड एंड बेल को। सो फूड के साथ बेल को हमने जोड़ लिया, मतलब जब भी मैं बेल बजाऊं तब भी मैं खाना दूं। सो खाना और बेल दोनों जुड़ गए। सो उसके अकॉर्डिंग खाना मिलने से क्या करता था डॉग, सलाइवेट करता था। तो सोचो अभी बेल एंड खाना दोनों मिक्स हो गए, तो उसके लिए भी रेस्पॉन्स क्या देगा, सलाइवेट करेगा। द लास्ट स्टेज व्हेन, मतलब आफ्टर कंडीशनिंग, when dog heard something about a bell ringing, और जस्ट लाइक बेल रिंग हो रहा है, तो अभी क्या करेगा डॉग ना, डॉग विल शो द रेस्पॉन्स बिकॉज bell is already associated with the food, and he noticed that when bell is ringing, food will come and I will eat. So as per that thinking, bell ringing and food will come, and कंडीशन रेस्पॉन्स में क्या आया, सलाइवेशन करना स्टार्ट किया। तो ये पूरा चीज़ है। बट आफ्टर सेवरल डेज व्हेन ही saw that, or he noticed that there is no food will come with the associated or association of the bell ringing, then he or dog will stop responsive. Okay, dog will be stop responsive. So रेस्पॉन्ड देना ही बंद कर दिया। तो ये पूरा कंसेप्ट है। उसके बाद स्टिमुली कैसा होना चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ। स्टिमुली देखो, एक स्टिमुली अभी दिया और एक स्टिमुली 10 दिन के बाद देंगे, सो फंक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ही धीरे हो जाएगा या स्लो हो जाएगा। सो इन बिटवीन द टू स्टिमुली द टाइम गैप इज वेरी, क्या होना चाहिए, रिड्यूस्ड और वेरी लो। ठीक है, लिमिटेड होना चाहिए। देन सेकेंड वन इज इंटेंसिटी, जितने डेप्थ के साथ, जितना गहरा आपका क्या होगा, स्टिमुली होगा, एज पर दैट आपके क्या हो जाएंगे, एज पर दैट आपके जो रिस्पॉन्सेस होंगे वो स्ट्रॉन्ग आएंगे। देन जो रॉन्ग स्टिमुली आएगा तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा विच वन इज द गुड स्टिमुली, विच वन इज द बैड स्टिमुली। देन रिपीटेशन ऑफ स्टिमुली भी इंपॉर्टेंट होता है। देन कंट्रोल्ड एनवायरमेंट, every work need a controlled environment, that means as per the environment we fix our responses, तो उसके बेसिस पे चाहिए। एंड जब भी आप आर्टिफिशियल स्टिमुली दे रहे हो, तो हेयर आवर आर्टिफिशियल स्टिमुली इज अ बेल रिंगिंग। सो बेल रिंगिंग जब हम दे रहे हैं वो अगर स्ट्रांग नहीं हुआ तो वो डिलीटेड हो जाएगा। तो ऐसे आपके पॉइंट्स हैं। देन नेक्स्टली उसी को एक्सप्लेन किया गया है एंड आप नेक्स्ट लिखेंगे। तो अभी चीज़ आता है कि
ओके, सो स्किनर एक्सपेरिमेंट क्या था? अच्छा, विच वॉज द फर्स्ट बॉक्स एक्सपेरिमेंट? Thorndike. Thorndike. Thorndike concept of trial and error. Okay, good. So Skinner made the experiment using the Skinner box, the special apparatus used for the experiment that is called Skinner experiment. तो Skinner experiment के लिए जो box से use हुआ तो Skinner box बोल सकते हैं, and we need a rat and lever that is the जिसके थ्रू हम बॉक्स को ओपन क्लोज कर सकते हैं या फिर उसका जो गैप है उसको ओपन क्लोज कर सकते हैं, एंड अ फूड पैलेट डिस्पेंसर. देखो ये फूड पैलेट डिस्पेंसर है. व्हेन क्या होगा, लीवर इज ऑन, मतलब वो अच्छा काम किया. सो एज पर दैट द फूड इज जस्ट लाइक सप्लाई टू दैट एरिया. ओके, सप्लाई टू द रैट. ओके, अगर मैं फूड देती हूँ तो दैट इज कॉल्ड री इन्फोर्समेंट. सो वी नीड दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप हियर, दैट इज द स्टिमुलस रेस्पॉन्स. नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ऑपोजिट वन, द रेस्पॉन्स स्टिमुली. सो हियर द स्टिमुली इज द reinforcement. Skinner experiment is based on the reinforcement theory, and Thorndike and Pavlov is not a reinforcement type of theory. Okay, the Skinner experiment is type of a reinforcement theory. तो इसमें हम क्या यूज करें, अगर लीवर ऑन है सो ओपन हो जाएगा एंड फूड मिल जाएगा. अगर ऑफ हो गया तो नेगेटिव वर्ड, फॉर नेगेटिव वर्ड वी गिव पनिशमेंट. तो पनिशमेंट यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक ग्रिड. बॉक्स के नीचे इलेक्ट्रिक ग्रिड है, एंड इलेक्ट्रिक वायर्स आर आल्सो कनेक्टेड विद द जनरेटर और द स्विच. सो व्हेन you do or you did some wrong thing, you get punishment. So उसके अकॉर्डिंग रेड को भी यहाँ पे पनिशमेंट मिलता था, इलेक्ट्रिक शॉक. दैट्स इट. इतना छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, उसमें भी सेम है कि स्टिमुली बार बार देना चाहिए, इंटेंसिटी बार बार. बट यहाँ पे स्टिमुली कैसा है ना, स्टिमुली री टाइप में है. तो री इज इम्पॉर्टेंट. री क्या होता है, वन काइंड ऑफ रिवार्डिंग प्रोसेस होता है. रिवार्डिंग प्रोसेस, व्हेन यू डिड सम गुड थिंग यू गेट अ पॉजिटिव री. व्हेन यू डिड सम रॉन्ग थिंग यू गेट ए नेगेटिव री. इतना ही पॉइंट है स्किनर एक्सपेरिमेंट में. ठीक है, मेंशन हुआ है. अभी क्या है, जो रेस्पॉन्स आपको चाहिए, ठीक है, तो उस रेस्पॉन्सेस को हम बोलते हैं एलिसिटेड और रेस्पॉन्डेड्स और स्टिमुलर रेस्पॉन्स बेस्ड बोल सकते हो. जो रेस्पॉन्सेस ऑपरेंट मतलब आपने उसमें फिक्स करने को ट्राई किया, एमिटेड होते हैं, मतलब आपकी नीड के अकॉर्डिंग, री के अकॉर्डिंग, तो उसको बोला था ऑपरेंट रेस्पॉन्स. ऑपरेंट जो स्टिमुलस के बेस्ड में आता है नॉर्मल रेस्पॉन्स, एलिसिटेड, एंड जो नॉर्मली अपियर नहीं होता बट री के थ्रू एज पर द री हम क्या करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं या रिस्पॉन्स देते हैं, उसको हम ऑपरेंट रेस्पॉन्स बोलते हैं. हियर द प्रिंसिपल्स आर, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आर एस स्क्वायर. आर एस, ओके सो सॉरी, आर एस स्क्वायर. आर एस स्क्वायर. R means reinforcement, S means shaping, and stimulus generalization. R for reinforcement, that means reinforcement is very effective here. Reinforcement means rewarding type, and reinforcement leads to modification. Reinforcement leads to changes in behavior, development of personality, motivation, etc. Reinforcement is a positive stimuli and acts as a stimuli for the rat. rat के लिए यहाँ पर stimuli जैसा काम किया, and जो आपका नेक्स्ट पॉइंट था, मतलब क्या है, बोलोगे अगर आपका थॉर्नडाइक एंड जो पैवलोव का कंसेप्ट है वो एसआर टाइप है, मतलब स्टिमुली के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स मिलेंगे. बट ये ऑपोजिट है, रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग री होगा. ओके, तो सेपिंग ऑफ बिहेवियर और इंफॉर्मेशन को अगर चेंज करना हो तो ये इंपॉर्टेंट होता है. स्टिमुलस जनरेशन, तो स्टिमुली को मिलने के लिए, री के लिए जो चाहिए वो होता है आपका रेस्पॉन्स. तो प्रॉपर काम करोगे तो अच्छा अच्छा री मिलेगा. प्रॉपर नहीं करोगे तो बुरा री मिलेगा, पनिशमेंट मिल सकता है. एंड ये आपके लिमिटेशंस हैं, जैसे कंप्लीटली नेगेटिव स्ट्रक्चरल हेरिडिटरी फैक्टर्स फेल टू अकाउंट स्पॉन्टिनिटी, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी. मतलब यहाँ पे ना हम रैट का या फिर कोई भी बच्चों का क्रिएटिविटी पे काम नहीं कर रहे, हम इसका स्पॉन्टिनिटी, क्यूरियोसिटी कुछ नहीं देख रहे. हमें जो सही लग रहा है तो वैसे ही डेवलप करवाना है. नेग्लेक्ट डेप्थ ऑफ माइंड, बच्चों के माइंड के ऊपर काम नहीं कर रहे. ग्रेटर ऑर्गेनिजम्स लाइक मैकेनिक्स, हाँ सॉरी, ट्रीटेड ऑर्गेनिजम्स लाइक मैकेनिक्स, मतलब हम लोग मशीन के जैसे ट्राई कर रहे हैं कि ये जितने भी
लोग हैं सारे मशीन्स हैं। देखो यहाँ पे मेंशन भी है, स्किनर गिव्स इंपॉर्टेंस टू ऑपरेंट बिहेवियर व्हिच इज मोर कंसर्न विद द रिस्पॉन्स देन विद द स्टिमुली। तो हेयर ही कॉल्स इट आर्ट टाइप, आर्ट टाइप कंडीशनिंग, ये आर्ट टाइप है। सो एस आर को चेंज करके उन्होंने आर एस बना लिया। सो जैसा रेस्पॉन्स वैसा स्टिमुली। तो यहाँ पे स्टिमुली कौन है, यहाँ पे स्टिमुली भी नहीं बोला जाता, री इन्फोर्समेंट बोला जाता है। डिजायरेबल, आपको डिजायरेबल चेंजेस लाना है बच्चों में, तो उनको कोई सिचुएशन में फिक्स करना पड़ेगा, कंडीशन करना पड़ेगा, इतना बोला गया है। बस इतना आप समझ जाओगे। एंड द लास्ट वन, जो आपको लास्ट आज का मैं समझा रही हूँ, वो है वाइगोट्स्की। ठीक है, वाइगोट्स्की का कंसेप्ट है। ओके, वाइगोट्स्की के कंसेप्ट में क्या इंपॉर्टेंट है बताओ, विच वन इज इंपॉर्टेंट? वाइगोट्स्की इज ए psychologist, or Vygotsky is a physiologist, or Vygotsky is a constructivist? वाइगोट्स्की कौन है? जल्दी बोलो। So Vygotsky is a social constructivist who gave the theory of social construction. सोशल कंस्ट्रक्टर मतलब क्या हो गया, हु कंस्ट्रक्ट द सोसाइटी, जिसने सोसाइटी को बिल्ड किया, कंस्ट्रक्ट किया, या सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, वो होते सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। सो सोशल कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द इंटरैक्शन, सोशल रूल्स, यहाँ पे क्या रहता है, इंटरैक्शन, सोशल रूल्स होते हैं, सोशल वैल्यूज होते हैं। इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन हो जा रहे हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है, नहीं ये भी रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, याद करना। कोई अगर पूछ ले, इसलिए मैंने 3 ऑप्शन दिया कि ये कौन है, तो आपने एक भी आंसर नहीं दिया। कंस्ट्रक्टिव हिस्ट्री बोल दोगे करेक्ट हो जाएगा, आप अगर बोलोगे रशियन साइकोलॉजिस्ट है, वो भी करेक्ट होगा। साइकोलॉजिस्ट है बोल के उन्होंने सोसाइटी एंड साइकोलॉजी को मिला के काम किया था, एंड ही ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द पियाजेस कंसेप्ट। पियाजे एंड वाइगोट्स्की दोनों ही सेम पीरियड में आए थे, एक ही टाइम पे आए हुए थे। ओके, अभी देखो ले वाइगोट्स्की कौन है। ले वाइगोट्स्की रशियन साइकोलॉजिस्ट है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी इन्होंने दिया है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जिसको बोलते हैं, एंड ऑल्सो नोन बाय सोशियो कल्चरल थ्योरी। दिस थ्योरी वाज ऑल्सो नोन एज सोशियो कल्चरल थ्योरी, सोशियो कल्चरल थ्योरी। दैट मीन्स हियर वी मेंशन दैट कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है ना, दिस इंटरैक्शन बोल सकते हो, इंटरैक्शन बिल्ड बाय द पर्सन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जितने लोग हैं वो कहाँ से क्या रिसीव करें ना, सोसाइटी क्या है ना, सोसाइटी मतलब बिंग सोशियस, वी ग्रुप टुगेदर इन वन प्लेस। हम लोग सोशल एनिमल्स हैं एंड हम लोग एक जगह पे रहते हैं, क्या करते हैं ना, हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, हम एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं, हम एक दूसरे से ओपिनियन लेते हैं, एक दूसरे को पॉइंट्स देते हैं, या फिर कल्चरल पॉइंट्स को भी सीखते हैं, मोरल वैल्यूज बहुत कुछ सीखते हैं। तो इतने पॉइंट्स हैं। कम्युनिकेशन क्या है ना, इंसान कम्युनिकेशन 2 वे से कर सकता है, 1 बाय 1 और 1 टू मेनी और 1 साइडेड। देखो 1 टू मेनी क्या होता है, एक पर्सन बोल रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ एंड आप लोग सारे सुन रहे हो, तो ये 1 साइडेड हो गया, वह 1 टू मेनी हो गया, बिकॉज हम लोग 1 टू 1 भी हो सकता है, 1 टू मेनी भी हो सकता है, 1 साइडेड भी हो सकता है। दैट इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड क्या है, 2 वे, मतलब बोथ वे कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप भी बोलो मैं भी बोलूँ, बोथ वे कम्युनिकेशन ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने छोटा डायग्राम दे दिया। इंटरैक्शन क्या है, इंटरैक्शन मतलब कम्युनिकेशन को ही इंटरैक्शन बोलते हैं, एंड इंटरैक्शन लीड्स वर्किंग टुगेदर, लिव हैप्पीली विद द अंडरस्टैंडिंग एंड लर्न मेनी मोर थिंग्स। देखो एक साथ एक जगह पे रहेंगे, एक साथ काम करेंगे, एक साथ सोचेंगे समझेंगे एंड आगे बढ़ते जाएंगे, सो लर्न करते जाएंगे ऐसे चीज़ों को। अभी देखो वाइगोट्स्की टीचर्स अस द कॉग्निशन फॉलोज ए लर्नर सोशलाइजेशन। अभी देखो कॉग्निशन मतलब समझ, ठीक है, कॉग्निशन से आप क्या करते हो ना, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपका समझ का लेवल, आप एनालिसिस, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग सब आता है। उसको सोच लो कि लर्नर्स का सोशलाइजेशन मतलब वो सोसाइटी के लिए एबल्ड है एंड अडेप्ट कर सकता है सोसाइटी के रूल्स प्रिंसिपल्स को, सो दैट वो सोशलाइजेशन कर सका। तो इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कॉग्निशन एंड सोशल डेवलपमेंट एक साथ होता है। सो इन दिस थ्योरी डेवलपमेंट ऑकर्स, कैसे होगा, एक बच्चे का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है ना, सोसाइटी के अंदर, उसके जितने भी डेवलपमेंट्स है वो सोसाइटी के विदिन होता है, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। 5 मेन पॉइंट्स यहाँ पे क्या है, हमने पॉइंट जो मेंशन किया है उसको एक्सप्लेन तो आप करेंगे, बट मैं शॉर्टकट के लिए बोल रही हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन,
हमने यहाँ पे बताया कि सोशल इंटरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है, एंड उसके अकॉर्डिंग स्पीचेस आते हैं 3 टाइप्स के। एक होता है प्राइवेट स्पीच, दूसरा होता है इनर स्पीच, और एक होता है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच जो हम सबके साथ करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोशल स्पीच, जो ग्रुप में होता है। एंड जैसे कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो दैट इज कॉल्ड द सोशल स्पीच। अगर मैं अभी बोलूँ कि ये प्राइवेट स्पीच आ गया, तो प्राइवेट स्पीच मतलब ब्लड रिलेशनशिप जिसका है, या फिर बॉन्डिंग जिसके साथ है, रिलेशनशिप जिसके साथ है, मैं उनसे बात करूँ तो वो हो जाएगा हमारा प्राइवेट स्पीच। द लास्ट वन इज द इनर स्पीच, जो मैं खुद से बात करती हूँ, या फिर मैं खुद से कुछ एनालाइज करती हूँ, पॉइंट्स को समझने को ट्राई करती हूँ, तो वो हो गया इनर स्पीच। देन देखो, रोल ऑफ लैंग्वेज। रोल ऑफ लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन। विदाउट लैंग्वेज द कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल प्रॉपरली. By gesture, only 10 to 15% communication is possible, but the rest of the 80% is depend on the language. ठीक है, अभी देखो, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी एंड स्कार्प होल्डिंग एंड एमकेओ समझोगे खत्म हो जाएगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जब भी देखो मुझे मेरा प्रोग्रेस करवाना है। सोचो कि मैं एक बच्ची हूँ, छोटी बच्ची हूँ, एंड मुझे मेरा प्रोग्रेस करवाना है, सो आई नीड ए हेल्प ऑफ अदर्स, आई नीड एडल्ट हेल्प, और जिनके पास आइडिया है मैं उनका नीड करती हूँ, मतलब उनका हेल्प का नीड करती हूँ। तो उनके हेल्प से मैं अगर अपने जोन का डेवलपमेंट करवा सकती हूँ, अपने जो वर्क में नहीं कर पाए थे उसका मैं डेवलपमेंट करवा सकती हूँ, तो दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे आपको याद करने के लिए बोल दिया था, स्टूडेंट्स अगर टीचर्स का हेल्प ले कोई काम में आगे बढ़ने के लिए, सो दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। द ऑपोजिट, ऑपोजिट बोलो, टीचर्स अगर स्टूडेंट्स को हेल्प करे तो टीचर्स के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? ये फटाफट, टीचर्स के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? टीचर्स के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? द ऑपोजिट वन, scaffolding, scaffolding. Ah, right. Scaffolding. Scaffolding is the opposite of the zone of proximal development and bigger than the zone of proximal development, because in the scaffolding process, we as a teacher or we as an experienced person give our knowledge to the students or knowledge to the knowledgeless person who need this. Okay, जो need करते हैं, जो want करते हैं, उनको हम देते हैं so that उनका development हो सके। ठीक है, तो इसको scaffolding बोलते हैं। अगर बच्चे हमसे नीड लेते हैं, हेल्प लेते हैं उनका डेवलपमेंट के लिए, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल जोन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उनके जोन का डेवलपमेंट हुआ। अभी एक पॉइंट आया एमक्यू, मोर नॉलेजेबल अदर्स। मोर नॉलेजेबल अदर क्या है? आप नॉलेजेबल पर्सन हो, आप अपने नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो उनको नॉलेजेबल बनाने के लिए। देखो, नॉलेजेबल वन, हेल्प अदर्स होगा, हेल्प हो गया, हेल्प अदर्स, हेल्प अदर्स टू परफॉर्म द टास्क, कोई भी टास्क करने के लिए या नॉलेज देने के लिए हम हेल्प करते हैं। देखो, और एक पॉइंट है, स्काफोल्डिंग में क्या होता है, एक चीज है, दैट इज, देखो, कोई भी चीज को अगर सॉल्व करना हो तो हम बच्चों को समझाते हैं कि पहले प्रॉब्लम्स को कम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ हमको मूव करना है। कैसे? कम्प्लेक्स चीजें देख लिया, डर गए, छोड़ दिया, तो उसको धीरे धीरे करके दो दो लाइन करके समझने को ट्राई करो, डिवाइड कर दो, आफ्टर दैट सिंपल हो गया तो सिंपल को भी सॉल्व करो, तो रिजल्ट मिल जाएगा, देन आप नॉलेज को भी गेन कर लोगे। ये उसका डायग्राम है, देखो फटाफट। देखो, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में बच्चा क्या बोलता है? आई कैन डू दिस विथ सम हेल्प, किसी के हेल्प से मैं कर लूंगा, तो दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आई कैन डू दिस माई सेल्फ, ये स्टेज है सबसे, जब स्टार्टिंग में बच्चा करता है मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, उसके बाद मुझे करने के लिए किसी का हेल्प चाहिए, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके बाद देखो, एक स्टेज आता है बच्चों के अकॉर्डिंग, जिस पीरियड में बच्चों को कोई हेल्प भी कर दे तो नहीं कर पाता है, तो ऐसा डिविजन्स होते हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। तो दैट्स इट, दिस आर द इम्पॉर्टेंट सोशियो कल्चरल थ्योरी, पैपलॉव्स थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशन, तो जितनी इंपॉर्टेंट थे मैंने उतनी थ्योरीज को बता दिया आपको। सो आई होप समझ आया हो, थोड़ा रिवाइज